नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। फिल्मी स्टाइल में इनकम टैक्स अधिकारी बनकर घर में घुसे बदमाश, घटना के बाद इलाके में हड़कंप। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में 9 साल बाद आया फैसला। सीबीआई कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। और मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में नर्सों ने सरकार के खिलाफ धरना, 3 प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में आयकर अधिकारी बनकर घुसे बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं लोग बदमाशों के हिम्मत को लेकर भी चकित हैं कि थाना से महज कुछ दूरी पर इस तरह की घटना को अंजाम देकर आराम से भाग निकले। घटना गायघाट प्रखंड के बेनीबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत बेनीबाद बाजार की है। घटना के संबंध में पीड़ित परिवार ने बताया कि करीब 5-6 की संख्या में बदमाश अपने आप को आयकर अधिकारी बनकर घर में घुसे और सभी लोगों को एक कमरे में बंद कर कैश और आभूषण लेकर भाग निकले। परिजनों ने बताया कि पहले एक व्यक्ति घर पर आया और कहा कि हम इनकम टैक्स से हैं, चलो अंदर, और उनके साथ ही 4-5 अन्य बदमाश भी अंदर घुस गए। सभी लोगों ने पहले जांच के नाम पर इधर उधर सामान उलट-पुलट किया और फिर सबको एक कमरे में बंद कर दिया और घर में रखे करीब 45 से 50 हजार रुपए और सोना चांदी का जेवर निकाल कर भाग निकले। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हुआ जो 5:30 बजे के लगभग हमारे चाचा जो है सो मेन गेट खोल रहे थे। उसी समय एक आदमी जो है उसको बाहीं पकड़ करके अंदर ले गया और बोला जी हम इनकम टैक्स से है। उसका भी उनको पकड़ के अंदर ले गया। उसी बीच में 5-6 आदमी और घर में घुस गया और हमारे चाची को और चचा को दोनों को पकड़ के अंदर घर में बंद कर दिया। फिर चाचा हमारे अपने बेटा को उठाए, रे दीपक उठो, रे दीपक उठा है। उसकी कन्या उठी है तो दीपक के घर में गोदरेज खोल करके उसमें सोना का सामान लगभग 35-40 ग्राम था और चांदी का सामान 300 ग्राम था, पायल था, पौजेब था। वो सब लेकर के कुछ रुपया लगभग 45-50 हज़ार रुपया रहा होगा। वो पैसा लेकर के सब चला गया, बाहर निकल गया, सबको घर में बंद कर दिया है और बाहर चला गया। सिवान के चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में 9 साल बाद मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सीबीआई कोर्ट ने 3 आरोपियों विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू कुमार गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 30,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। विशेष सत्र न्यायाधीश नमिता सिंह की कोर्ट ने यह फैसला भारतीय दंड संहिता की धारा 302, धारा 120 बी और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत सुनाया है। आपको बता दें कि 13 मई 2016 को सिवान के स्टेशन रोड पर हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे और इसे हाई प्रोफाइल हत्याकांड के रूप में देखा गया था। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी गई थी, जिसने 15 सितंबर 2016 को एफआईआर दर्ज कर 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 30 अगस्त 2025 को विशेष सीबीआई कोर्ट ने 6 आरोपियों में से 3 विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू कुमार गुप्ता को दोषी करार दिया था, जबकि साक्ष्य के अभाव में 3 अन्य आरोपी लड्डन मियां, ऋषु कुमार और राजेश कुमार को बरी कर दिया गया था। और कोर्ट के द्वारा विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू कुमार गुप्ता को 120B 302 आईपीसी के तहत लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई गई। साथ में
20,000 रुपया फाइन भी इम्पोज किया गया। डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन 6 मंथ का इम्प्रिजमेंट कोर्ट के द्वारा सुनाया गया। साथ ही 27 आर्म्स एक्ट में 7 ईयर्स की सज़ा सुनाई गई। नहीं, डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट जो हुई है 20,000 का, उसमें 6 मंथ, और 27 आर्म्स एक्ट में 7 ईयर्स की सज़ा सुनाई गई है और फाइन 10,000 इम्पोज किया गया है। डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन 3 मंथ इम्प्रिजमेंट। ऑल सेंटेंसेस शैल रन कंकरेंटली। सेक्शन 30 एविडेंस एक्ट को कोर्ट के द्वारा एप्रिसिएट नहीं किया गया। मात्र 27 एविडेंस एक्ट को एप्रिसिएट किया गया, जिसके तहत इन 3 आदमी को कन्विक्शन किया गया। 30 एविडेंस एक्ट को एप्रिसिएट अगर कोर्ट के द्वारा किया जाता तो सभी लोग को दोषी करार दिया जाता, क्योंकि 30 एविडेंस एक्ट में साफ स्पष्ट है कि एक या एक से अन्य व्यक्ति कोई घटना को कारित करते हैं और 120B से संबंधित साजिश के तहत कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है, तो वो एप्रिसिएबल है और कन्फेशनल स्टेटमेंट को इन ठोठो कोर्ट को एप्रिसिएट करना है। लेकिन कोर्ट के द्वारा वो इग्नोर कर दिया गया, जिसके तहत उन तीनों आदमी को दोषमुक्त किया गया है, जिसके लिए CBI अपील में जाएगी, क्योंकि एविडेंस अभिलेख पर उपलब्ध है। और जब ऑलरेडी यह भी एविडेंस है कि बीपन जेल गेट से दी गई है, और साथ में जो 3 मोटरसाइकिल इस केस में यूज़ किया गया है। पहला मोटरसाइकिल है अपाची मोटरसाइकिल जो वाइट कलर की है, जो ऋषि कुमार जायसवाल ड्राइव कर रहा था और रोहित कुमार सोनी पीछे बैठा हुआ था, जिसने राजदेव रंजन पर फायर किया। तो क्या ऋषि कुमार जायसवाल को यह पता नहीं था कि पीछे बैठा व्यक्ति ये घटना कारित करने वाला है? ये जानकारी थी। और विजय कुमार गुप्ता एडवेंचर मोटरसाइकिल से ड्राइव कर रहा था और सभी को लाइन अप और रैकी कर रहा था राजदेव रंजन का। साथ में तीसरा मोटरसाइकिल है जो इस केस में सीज किया गया है। 3 मोटरसाइकिल। तीसरा मोटरसाइकिल है CBZ, जो सोनू कुमार सोनी जो माइनर है, जिसका चिल्ड्रन कोर्ट में अभी ट्रायल चल रही है, वो CBZ को ड्राइव कर रहा था और राजेश कुमार पिछला सीट पर बैठे हुए थे। और सभी लोग, ये 5 लोग, ये राजदेव रंजन जब अपने कार्यालय से निकले फल मंडी के पास, तो सभी लोग रैकी करते हुए, चूँकि अभिलेख पर यह साक्ष्य उपलब्ध है कि 10, 11, 12, 13 CDR जो एक दूसरे से बात किए हैं, सभी हम लोगों ने एग्जिबिट कराया है, जो अभिलेख पर ऑलरेडी मौजूद है कि ये सभी लोग आपस में कैसे बात कर करके और राजदेव रंजन कितने बजे निकलते थे और कहाँ जाते थे, कैसे ये पिछले घटना के 3 दिन पहले से ये सभी लोग जो है उनका पीछा कर करके, और लास्टली जो है 12 तारीख को एक मनपसंद होटल है, यह भी एविडेंस अभिलेख पर उपलब्ध है कि मनपसंद होटल में बैठ करके एक पार्टी का जश्न मनाते हैं सिवान में ही, और वहाँ से प्रोग्राम बनता है। और 13/5/2016 को सभी लोग हिंदुस्तान कार्यालय से राजदेव रंजन निकलते हैं और फल मंडी के पास स्टेशन रोड में पहुंचते हैं। वहाँ पे रोहित कुमार सोनी द्वारा गोली मार दिया जाता है, सरेआम हत्या की जाती है। घटना का मुख्य कारण ये है कि हमारे पत्रकारिता जगत में ब्यूरो इन चीफ राजदेव रंजन जो थे, बहुत ही सच बात को लिखा करते थे, जिससे बहुत लोग पॉलिटिशियन उनसे रंजिश हुआ करते थे। और यही कारण है कि 2005 से उन पर बहुत सारी धमकियां मिली, क्योंकि उनकी वाइफ भी अपने एविडेंस में बोली है कि उनको एप्रीहेंशन था कि हमको अब मार दिया जाएगा
कि 2005 से ही कई बार उनके ऑफिस में अटैक भी हुआ, लेकिन चूंकि उस समय एक खौफ इस तरह का था सीवान जिले में, जिसके तहत कोई पुलिस केस नहीं हुई। दूसरा, अपने ब्रदर को भी जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस के रूप में हम लोगों ने गवाही कराया है, वह भी इस बात को एक्सेप्ट किए हैं कि हमारे भाई के द्वारा जो है सो एप्रीहेंशन है। तो ये 32 एविडेंस एक्ट को कवर करता है। साथ ही अपने पिताजी से भी अपना जो है सो डिस्क्लोज करते हैं। चचेरे भाई हैं, वो भी एक प्रोसिक्यूशन विटनेस है, वो भी अपने डिपोजिशन में आके बोले हैं कि हमारे राजदेव रंजन को जेल गेट से धमकी मिल रही है। और चूँकि ये जानकारी थी, शुरू से उनको डर था, क्योंकि ये सच्चे के साथ रहे हैं राजदेव रंजन, और इसका नतीजा है कि उनको शारेआम हत्या कर दिया गया। चूँकि अंतिम उन्होंने 9/3/16 को हिंदुस्तान पेपर में यह प्रकाशित किए थे कि अब्दुल गफूर राजद मंत्री और रघुनाथपुर के विधायक हरिशंकर यादव दोनों सिवान जेल में मोहम्मद शहाबुद्दीन से मिले। देखिए, मामला आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। एक पत्रकार जो हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ कहे जाते थे, उनके हत्या से संबंधित मामला है। इस मामले में लंबे समय से 2016 का मामला है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के कंटेस्टेड केस में जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं, उनका भी जजमेंट करना बड़ा कठिन होता है। तो आप लोग के समक्ष या हमारे पक्ष में जजमेंट आया हो या हमारे विपक्ष में जजमेंट आया हो, लेकिन न्यायालय द्वारा जजमेंट जो पारित किया गया है वो सराहनीय है। इसलिए सराहनीय है कि इतने लंबे समय के बाद किसी भी जजमेंट का प्रोनाउंसमेंट हुआ है। दूसरी बात आप ये समझ लें कि 3 एक्यूज पर्सन्स, जिसमें अजहरुद्दीन बेग एलियस लड्डन मियाँ, राजेश कुमार और ऋषि कुमार जायसवाल, इनका एक्यूटल हुआ है। साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण बात है कि जो केस है सीबीआई का, जो प्रोसिक्यूशन का केस है, देखिए सीबीआई का जितना भी केस होता है वो री रजिस्टर्ड होता है, और इस सर्कमस्टांसेस ये हुआ है कि जो केस है उस केस में शहाबुद्दीन के साथ लड्डन मियाँ की कॉन्स्पिरेसी की बात कही गई है। उस कॉन्स्पिरेसी के आधार पे जिम्मेवारी दी गई थी लड्डन मियाँ को, उपेंद्र सिंह को, लेकिन जब ये फेल कर गए तब ये जिम्मेवारी लड्डन मियाँ को दी गई। ये कहानी बनी थी, एस्टेब्लिश करने का प्रयास सीबीआई द्वारा किया गया था शहाबुद्दीन के अगेंस्ट। आपको मालूम है, ऑफ कोर्स शहाबुद्दीन का डेथ हो गया, ही इज़ नो मोर, लेकिन उनके अगेंस्ट में कोई दोष न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। मरणोपरांत भी वो बरी हुए हैं। दूसरी बात यह है कि 69 विटनेस एग्जामिन हुए हैं इसमें, और सेम जो विटनेस एग्जामिन हुए हैं और क्रॉस एग्जामिन हुए हैं, उसी के आधार पे 3 का एक्यूटल हुआ है और आज 3 का कन्विक्शन हुआ है। जिनका कन्विक्शन हुआ है उस कन्विक्शन में विजय कुमार गुप्ता हैं, सोनू कुमार गुप्ता हैं और रोहित कुमार सोनी हैं। कहीं भी इंटायर केस में कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी एक्यूज को न पहचाना है, न मारते हुए देखा है, न जाते हुए देखा है, न रहते हुए देखा है। इस इलेक्ट्रॉनिक युग में सीसीटीवी फुटेज का, जिसका फोकस सड़क की ओर है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस की ओर है, वहाँ भी किसी तरह की कोई बातें नहीं आई है। एक भी सीसीटीवी फुटेज प्रोड्यूस नहीं हुआ है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है। तीसरी बात, ये महत्वपूर्ण बात है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। जानने की ज़रूरत इसलिए है कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट ने जो चार्जशीट सबमिट किया था, वो सबमिट किया था 302, डेट इज़ मर्डर। लेटर ऑन
120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। लेकिन सीबीआई जो एस्टेब्लिश किया, उसने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को पहले एस्टेब्लिश किया और उसके बाद 302 को एस्टेब्लिश किया है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए महत्वपूर्ण बात है कि कहीं भी सारे एक्यूज पर्सन्स जो एविडेंस में आया है, होटल बिरयानी, मनपसंद हाउस, 12-13 तारीख की घटना है, 12 को कही जाती है कि मनपसंद हाउस में, बिरयानी हाउस में सब लोग एकत्रित थे। देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड, कहीं भी सीबीआई हैज फेल्ड। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच की नर्सों ने बुधवार को हड़ताल कर दी। ये हड़ताल पटना के पीएमसीएच नर्सिंग स्टाफ की मांगों के समर्थन में की गई है। पीएमसीएच की नर्सें पिछले 6 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। एसकेएमसीएच की नर्सों ने काम ठप कर दिया और पीएमसीएच के स्टाफ की मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई। उनका कहना है कि जब तक सरकार ठोस पहल नहीं करती, वे हड़ताल पर रहेंगी। नर्स अनुप्रिया ने कहा कि हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, सेवा अवधि 70 साल तक की जाए और 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाए। जबकि एक अन्य नर्स ने कहा कि हम मरीजों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन हमारी खुद की सुरक्षा और भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। यही कारण है कि हम मजबूर होकर हड़ताल पर हैं। साथ ही कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो यह आंदोलन और तेज होगा। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हड़ताल की वजह से अस्पताल में मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नर्सों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। पीएमसीएच में जो नर्सेस लोग की मांगे हैं, वो लोग जो हड़ताल पे हैं, उनके समर्थन में हम लोग भी उनके साथ हैं। ये हम लोग का, क्योंकि सारे मांगे हम लोगों के लिए जायज़ है, इसलिए हम लोग उनके समर्थन में। कितना देर का ये प्रदर्शन हुआ? ये तो प्रदर्शन आज 3 बजे तक रहेगी, कल से फिक्स है। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग की ओल्ड पेंशन मांगे हैं, उम्र बढ़ाने के लिए मांगे हैं और हम लोगों के वरीयता सूची बिना एग्जाम लिए ही देना है, इसलिए ही मांगे हैं। मेरा नाम अनुप्रिया है, मैं एसकेएमसीएच से ए ग्रेड स्टाफ नर्स हूँ। हम लोग पीएमसीएच में जो भी हड़ताल चल रहा है, विगत कुछ दिनों से वहाँ पे हड़ताल चल रही है। पिता विश्वास सिस्टर है, उनके बैनर तले बहुत सारे लोग वहाँ पे हड़ताल में बैठे। हम लोग उनके समर्थन में अपनी जायज़ मांगों को रखते हुए, जो हमारी सबसे मेन मांग है ओपीएस पुरानी ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू होनी चाहिए, और सेकंड मांग है कि हमारी जो उम्र सीमा है, सेवा विस्तार अवधि बढ़ा करके कम से कम 70 साल हो जानी चाहिए। तो और थर्ड है कि हमारे लिए हेल्थ कार्ड सिस्टम जरूर होना चाहिए। हम स्वास्थ्य विभाग में हैं, परंतु हमारे स्वास्थ्य के लिए सरकार के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम 24 घंटा काम करते हैं, परंतु सरकार हमारे लिए कहीं से भी स्वास्थ्य का कोई संरक्षण नहीं दे रही है। तो हम इस हेल्थ कार्ड कम से कम 10 लाख का डिमांड करते हैं, ओपीएस का डिमांड करते हैं और अपने सेवा अवधि का विस्तार करके लिए 70 साल की अवधि का डिमांड करते हैं। इन मांगों को लेकर के हम पीएमसीएच के नर्सेज के साथ खड़े हैं और अभी सरकार उनके साथ वार्ता करने के लिए उनको बुलाई है। अगर वार्ता में वो सफल हो जाती है, हम लोगों के साथ सरकार हमारी मांगे मान लेती है, तो हम आगे हड़ताल नहीं करेंगे। परंतु सरकार अगर हमारी बातें नहीं मानती है, तो हम भी पीएमसीएच की सारी सिस्टर्स के साथ मिलकर के हड़ताल करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आप लोग हड़ताल पे कहेंगे कि अभी हम लोग जो यहाँ एकजुट हुए हैं, सारे नर्सिंग स्टाफ सीनियर से जूनियर, इसमें हम लोग कुछ हैं कि ओल्ड पेंशन के योजना के तहत आ रहे हैं और पूरे के पूरे आ रहे हैं। तो आज अगर हमारी उम्र या हमारा नौकरी कम हुआ, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आज जो हमारी जूनियर बहन लोग जो कोरोना काल में जिसका बहाली हुआ, वो लोग लंबा टाइम तक नौकरी करेगी, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ उन लोग को पेंशन हो ना हो, उससे उन लोग को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जो ओल्ड जो हैं, हम लोग को काफ़ी फर्क पड़ने वाली है। हम लोग जो ओल्ड स्टाफ में जो आ रहे हैं, हम लोग को काफ़ी फर्क पड़ेगी, क्योंकि 2009 में हमारी कॉन्ट्रैक्ट में सेवा बहाल हुई थी। 2015 में हम लोगों को सरकार परमानेंट किया, लेकिन अब जो स्थिति है कि हम लोग कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 6 साल करके सर्विस से हम लोग रिटायर हो रहे हैं। हमारे पेंशन का कोई उपाय नहीं है। 2000, 4000 अगर जो ही पेंशन मिलता है, हम लोग का एनपीएस कटता है, उससे क्या मेरा पेट चलेगा? अपना एक चाय पानी नहीं चलेगा, और बुढ़ापा का दवा और बीमारी कहाँ से चलेगा? इसलिए हमारी मांग ये है कि हम लोग को ओल्ड पेंशन एकदम चाहिए ही चाहिए। क्या कहिएगा मैडम? मुझे यही कहना है कि जो पीएमसीएच में सिस्टर लोग कर रही हैं धरना प्रदर्शन,
अपनी मांगों को लेके। तो उनकी मांग और मेरी मांग एक ही है, अलग नहीं है। हम सभी मतलब बिहार में जितने भी स्टाफ नर्स हैं सबकी मांग एक ही है कि हमें पुराना पेंशन मिले और हमारा जो आयु सीमा है इसको बढ़ा के 60 से 70 साल किया जाए, क्योंकि हम लोग में बहुत ऐसे लोग हैं जो 15 साल तक जॉब नहीं कर पाई, सरकार की मारी हुई है, तो उनका तो सर्विस जो है बहुत कम दिन का रहा है और उनका पेंशन भी मतलब जहाँ हज़ारों में कमा रही है लाखों में, उनको पेंशन सैकड़ों में मिलने वाला है। तो इसलिए मतलब हमारा यही कहना है कि सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे और हम लोग को ओल्ड पेंशन दे। अगर नहीं देते हैं तो हम लोग PMCH के समर्थन में और पावापुरी में भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके समर्थन में हम SKMCH की सारी नर्सें। भारत सरकार यह चाहती है कि हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित रहें, संबल रहें, सशक्त के साथ शिक्षित बने। बच्चे बच्चियों को पढ़ाना है और आज की सुंदर व्यवस्था का लाभ महिलाओं को उठाना चाहिए। यह बातें राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली की सदस्य ममता कुमारी का बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 दिवसीय दौरा के क्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जन सुनवाई करने के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कही। वहीं आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने यह भी कहा कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर उसी दिन शिकायत निवारण और निर्देश दिया गया है ताकि महिलाओं को न्याय मिले, वह आगे बढ़ सकें, साथ ही अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। बिहार में ज़्यादातर ज़मीनी विवाद और घरेलू विवाद के मामले आए हैं। नगर भवन में त्वरित और प्रभावी निष्पादन के लिए जन सुनवाई में वर्ष 2023, वर्ष 2024 और 2025 में आए लगभग 50 परिवादों को सुना गया। वहीं मुजफ्फरपुर के सिवाई पट्टी थाना के घोसौत से आए महिला परिवादी ने जमीनी विवाद और सिकंदरपुर थाना क्षेत्र से आए महिला परिवादी के बच्ची के साथ प्रताड़ना मामले की शिकायत के बाद महिला आयोग ने समस्या का त्वरित निवारण के लिए पुलिस विभाग को कड़ा निर्देश दिया है। मेरा बच्ची डेट कर गया, ससुराल वाले ने टॉर्चर करके बच्ची को मारकर हमारे यहाँ खबर लेकर आए। हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, हम लोग रांची रहते थे। फिर हम आए यहाँ तो मालूम हुआ कि हमारे बच्ची को डेट कर मार के ये लोग हॉस्पिटल में भर्ती कर ले। हम लोग को खबर किया, हम लोग आए, पुलिस आई, केस जो हुआ से हुआ सर। उसके बाद में बच्ची को वहाँ भेज दिए। तो कंप्लेन किए थे आप? हाँ, महिला आयोग में कंप्लेन किए थे। हाँ। तो आज आप मामला बताए हैं मैडम को, तो क्या बोली वो? मैडम बोले कि अच्छा से केस के जो शिकायत हुआ है तो नाम नहीं हटना चाहिए, पुलिस को अच्छे ढंग से काम करने का मतलब कि सोचना दिया जाएगा। बोल दिए मैडम, बोलिए, सुनवाई की है तो हाँ, एक्शन लिए मैडम? हाँ, एक्शन लिए हैं। आयोग में जितने केस जाते हैं मैं वहाँ से त्वरित कार्रवाई के लिए वहाँ से लेटर डिस्पैच होता है और मेल के माध्यम से। अब तो टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया है कि तुरंत ही वो पहुँचता है और उस पर प्रॉपर हम लोग देखते हैं एक एक केस को और उसके न्याय के लिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के मामले ज़्यादातर आए हैं? अभी तो मैं देखी हूँ जो घरेलू हिंसा का केस ज़्यादा है, फिर ज़मीन का मामला बिहार में थोड़ा ज़्यादा रहता है, जो बहुत सारे केस कोर्ट में लंबित हैं और उनको लेकर के महिलाएं चाहती है कि मेरा न्याय जल्द से जल्द हमको न्याय मिले। तो इस लेकर के भी उसकी भी सुनवाई मैंने की है और उनके जो प्रॉपर उनको बहुत क्या है ना कि शिक्षा नहीं है, जिसके चलते कि उनको थोड़ा शिक्षा की ज़रूरत है, थोड़ा उनको कानूनी जानकारी की ज़रूरत है। उसको लेकर के भी मैंने उनके कानून क्या कहते हैं, संविधान में उनके लिए क्या निर्देश है, उन चीज़ों को भी मैं उनको बताने का काम किया हूँ। मैडम 2 दिवसीय आपका बिहार में दौरा है, महिलाओं से जुड़ी समस्या को लेकर आप आए हैं, किस किस प्रकार की समस्या आई है और कैसे निवारण होगा? देखिए बिहार का दौरा में मेरा इस समय मुजफ्फरपुर ज़िला का है, जिसमें कि यहाँ लगभग 100 के लगभग केसेस शिकायत गए थे। उसकी सुनवाई के लिए ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में हम लोग चला रहे हैं कि आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जन सुनवाई लगाना और वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर उनके केस का सेम डे में निष्पादन करना और उनको डायरेक्शन देना ताकि महिलाओं को न्याय मिले, वो आगे बढ़ सकें, वो अपने को सुरक्षित महसूस करें और उनको लगे कि ये
राज्य हमारा है, ये देश हमारा है, कानून हमारे लिए है। भारत सरकार ये चाहती है कि हमारी महिलाएं सुरक्षित रहे, संबल रहे, सशक्त रहे, शिक्षित बने। मैं कई आज सुनवाई के दौरान भी मैंने ये बातें कही कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चियां हैं उनको पढ़ाना है। सरकारी व्यवस्था बहुत सुंदर ढंग से संचालन हो रहा है इस समय देश में। जब मैं पढ़ाई करती थी उस समय स्कूली व्यवस्था क्या थी और आज इतनी सुंदर व्यवस्था है। इसका लाभ ग्रामीणों को लेना है, महिलाओं को लेना है, ये मेरा संदेश है। और मैं पुलिस अधिकारी को भी कि आयोग आपसे क्या अपेक्षा करती है और आप कैसे गांव को सुंदर बना सकते हैं, महिलाओं को संबल बना सकते हैं, इसके लिए अपना अपना काम, अपना दायित्व समझे। इस हेतु मेरा आना हुआ है। अभी मैं यहाँ के बाद हेल्थ सेंटर और जेल विजिट, वन स्टॉप सेंटर और अन्य ऐसे सेंटर को देखूंगी जहाँ महिलाएं रहती है, वृद्धाश्रम हो और वहाँ के रखरखाव कैसे हैं, व्यवस्था कैसी है। मुजफ्फरपुर जिला व्यवहार न्यायालय परिसर में आगामी 13 सितंबर को आयोजित हो रहे राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के लिए 46 बेंच गठित किए गए हैं। इन बेंचों में जजों के पैनल 45,589 मामलों पर सुनवाई करेंगे। प्रधान जिला जज सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष श्वेता कुमारी सिंह ने न्यायिक बेंच गठन का आदेश जारी किया है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जयश्री कुमारी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 13 सितंबर को मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 30,000 वादों को चिन्हित किया गया है। 18,000 से अधिक नोटिस को तामीला कराया गया है। 46 बेंचों का गठन किया गया है। मैडम, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन है 13 सितंबर को, क्या है जानकारी बताएं। इस बार हमारे यहाँ आगामी 13/9/2025 को जो लोक अदालत होने जा रहा है, इसमें हम लोगों ने 30,000 वादों को चिन्हित किया गया है और उसमें नोटिस भी 18,000 में अभी तक सर्व हो चुका है और 46 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें 46 बेंच में हमारे यहाँ जो वैवाहिक मामले हैं उनका अलग बेंच बना हुआ है, हमारे नेशनलाइज्ड बैंक है उनका अलग बना हुआ है। उसके बाद हमारे जो सुलहनीय मामले हैं हर एक न्यायालय में लंबित है, वो हर एक न्यायालय का एक अलग बेंच का गठन किया गया है, जिससे कि आम जनता को कोई परेशानी ना हो और त्वरित रूप से उनके वादों का निष्पादन लोक अदालत में हो, इसलिए इन बेंचों का गठन किया गया है। ये जो है हर साल प्रथम आता रहा है मुजफ्फरपुर जिला, इस बार क्या तैयारी है? इसमें हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया है। हमारे जो न्यायालय के न्यायालय कर्मी हैं और हमारे जो पदाधिकारीगण हैं, न्यायिक पदाधिकारीगण, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों का जो आने वाला जो रिजल्ट रहेगा वो अच्छा ही रहेगा। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन धनहारा सीतामढ़ी के तत्वावधान में महाविद्यालय प्रांगण में एक भव्य जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन और चंपारण कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन के छात्र छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान टाटा AIA के सीनियर मैनेजर एवं सर्विसेज A to Z के संस्थापक ने कॉलेज परिसर में उपस्थित लगभग 200 से अधिक छात्रों का इंटरव्यू लिया। इनमें से तीनों कॉलेजों के कुल 150 छात्रों का चयन विभिन्न कंपनियों में हुआ। इस अवसर पर कॉलेज के चेयरमैन राजीव कुमार ने सभी सफल छात्रों को हार्दिक बधाई दी। साथ ही कॉलेज के डायरेक्टर रोहन कुमार, अक्षत कुमार और प्राचार्य डॉक्टर रोशन कुमार ने भी चयनित छात्रों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर जी शंकर, डॉक्टर यशवंत कुमार,
डॉक्टर पुष्पेंद्र, श्री मनीष कुमार, डॉक्टर फ़हीम इकबाल, अभिषेक कुमार, मोहम्मद शाहिद अली, शुभम कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। यह जॉब फेयर न केवल छात्र छात्राओं के कैरियर निर्माण के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा, बल्कि कॉलेज के शैक्षणिक एवं रोजगारोन्मुख वातावरण को भी सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इसमें बताए हैं टाटा एआई में, तो इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, तो और एड्रेस पूछे हैं और उसके बाद बोले हैं कि ये कौन सा जॉब के लिए कीजिएगा। तो फिर हम बोले हैं सर ये जॉब तो हमको ज़रूरी है क्योंकि मेरे घर में कोई साथ देने वाले हैं नहीं, तो इसके वजह से मेरे घर में 2 भाई हैं और पापा थे, तो पापा 2 साल पहले डेट किए। उसके बाद सर बोले कि तो जॉब करने के लिए रेडी है, तो हम बोले जी सर जॉब करने के लिए रेडी है। तो फिर बोले किस चीज़ से ट्रैवल करके जाइएगा, तो बोले हम सर स्कूटी से जा सकते हैं करने के लिए। तो यही सब। किस इंस्टीट्यूट पे आप स्टूडेंट? सर BCA वो मेरा चंपारण कॉलेज है और इसमें इंटरव्यू देने के लिए आए माता सीता सुंदर कॉलेज में। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और सर ये उम्मीद है कि हम मतलब कि जितना मतलब नहीं सोच रहे थे उतना मेरे साथ हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि मेरे साथ कोई भी जॉब हो तो हम कर लेंगे। जॉब आपका लगेगा बोलने हम जॉब के विषय में यहाँ पे आए हैं। अभी हम इंटरव्यू देकर बाहर आए हैं। इसी कॉलेज के विद्यार्थी है, माता सीता सुंदर कॉलेज का विद्यार्थी है। हम अपने मतलब प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं हो पाया, इसलिए प्राइवेट जॉब के लिए हम इंटरव्यू देने आए हैं, जिसमें हमारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछे हैं और कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछे हैं हमसे। वो सब इंटरव्यू में हमारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछे हैं और यही पूछकर सर बोले हैं कि हम आपको बाद में कॉल करके बताएंगे। यही लग रहा है कि जिस तरह से हम बताएं उस तरह से तो लग रहा है कि उम्मीद से हम सक्सेस हो पाएंगे। और जैसे बताइए आज आप कॉलेज में कई सारे जॉब मिला है, जॉब फेयर का आयोजन भी पहली बार माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन के तत्वावधान में जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। इसमें BBA, BCA, MCA, MBA के स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं और 2 कंपनियां यहाँ आई हैं, टाटा इंश्योरेंस से आई है और A to Z। दोनों कंपनियों ने अभी चयन की प्रक्रिया चल रही है। दोनों कंपनियों ने अभी तक 10-15 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है और ये शाम तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसमें फाइनली कितने सेलेक्ट होते हैं वो पता चलेगा। क्या उम्मीद है? यहाँ लगभग 50 बच्चे सिलेक्ट होंगे 50 के आसपास सिलेक्ट होंगे। सभी उपस्थित हैं और इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है। ये जो जॉब फेयर पहली बार यहाँ आयोजित किया गया है, बार ऐसा होगा। प्लेसमेंट सेल बना हुआ है यहाँ। प्लेसमेंट सेल के माध्यम से पहली बार माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने ऑर्गेनाइज किया है और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अभी 2 कंपनियाँ आई हैं, लगातार कंपनियाँ आएंगी और बच्चे आएंगे यहाँ, उनका रिक्रूटमेंट होगा, जॉब ऑफर मिलेगा और आज ये आज कॉलेज में माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन धनहारा 9 तारीख को आज जॉब फेयर हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अपने DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन और चंपारण कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन से तीनों कॉलेज मिला के लगभग 200 बच्चों ने यहाँ भाग लिया आज के जॉब फेयर में, जो सीतामढ़ी धनहारा कैंपस में जो लगा है, जिसमें A to Z कंपनी और टाटा AIA इंश्योरेंस सेक्टर से के एम्प्लॉय लोग आए हैं और बच्चों का इंटरव्यू लिया, जिसमें 200 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और लगभग जैसा कि सर ने बताया कि 50 बच्चे हर कॉलेज से इसमें चयनित हुए हैं और अपना अपना रोजगार पाए हैं और एक बहुत ही उत्तम सैलरी के साथ उनका चयन हुआ है। और बच्चे जो है यहाँ पे जो उच्च शिक्षा और
के साथ यहाँ पे जो पढ़ाई की जा रही है, इसके साथ साथ हम लोगों ने जो जॉब फेयर का जो आयोजन किया है, तो आज लगभग 150 बच्चों को, तीनों कॉलेज मिलाकर 150 बच्चों को रोजगार प्राप्त हुआ है, जिसके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं। और MSSC आगे भी इस तरीके का आयोजन करती रहेगी। सबसे पहले नमस्कार। हम टाटा AIA को रिप्रेजेंट करते हैं। और टाटा लाइफ इंश्योरेंस, हम लोग टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस है। यहाँ पर हम लोग लाइफ प्लानर का, हमारे पास वैकेंसी है, जो लाइफ प्लानर हम लोग रिक्रूट करते हैं। ये सारा IRDA का प्रोसेस होता है, IRDA के अधीन में काम होता है, और IRDA के हिसाब से जो भी प्रोसेस होता है हम लोग हायर करके वहाँ उनको लाइफ प्लानर के रूप में रिक्रूट करते हैं। कितने बच्चे? अभी तो अप्रॉक्स 50+ है। हमारा इंटरव्यू चल रहा है। हम लोग कुछ सिलेक्शन करने के बाद उनको फाइनल राउंड के लिए बुलाएंगे। फाइनल राउंड के बाद उनका आगे का प्रोसेस है। इस कॉलेज के स्टूडेंट कैसे हैं? सब बच्चे अच्छे हैं, सब कुछ करना चाह रहे हैं, तो देखते हैं हम लोग। हाँ, वही अब यही तो देखना है कि क्योंकि हम लोग सेल्स से हैं, यहाँ टारगेट पूरा करना होता है। अब वैसे बच्चों का देखना है कि कौन से बच्चे इसके लिए प्रॉपर रेडी हैं कि हम टारगेट बेस्ड जॉब करें, उस हिसाब से हम उनको हायर करेंगे। 50 बच्चे आपने देखा, आपको क्या लग रहा है? अप्रॉक्स 20% तो मुझे लग रहा है कि सिलेक्ट। हाँ, वो फाइनल राउंड होगा। पिछले कई वर्षों से योजना बन रही थी कि एक रोजगार मेला शिक्षा के गलियारे से निकाली जाए, तो इस दिशा में माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन धनहारा सीतामढ़ी ने एक बेहतर पहल की है। और सभी बच्चे जो यहाँ से निकल कर जाते हैं, आज की स्थिति है कि एक रोजगार का बड़ा अभाव है, लेकिन हम इस कॉलेज के प्राचार्य और व्यवस्था से जो भी जुड़े हुए हैं महाविद्यालय परिवार, उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि इस रोजगार मेला के द्वारा जो यहाँ से बच्चे निकले हैं, उनको रोजगार देने की दिशा में जो एक सार्थक शुरुआत की गई है, उसके लिए ये निश्चित ही धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं इसे शुभकामना देते हुए, और आज सबसे खुशी हुई कि आज करीब 50 बच्चों ने यहाँ रोजगार पाया और उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उनको जिस मंजिल की तलाश है उसकी शुरुआत हुई है। और इसके लिए पूरा महाविद्यालय परिवार को मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ। बुधवार को मुजफ्फरपुर के मारीपुर में रघुवंश कर्पूरी विचार मंच द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस अवसर पर यह घोषणा की गई कि समाजवाद और जन सरोकारों की राजनीति के प्रतीक भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि इस वर्ष विशेष श्रद्धा, सम्मान और व्यापक सहभागिता के साथ मनाई जाएगी। पुण्यतिथि समारोह का आयोजन 13 सितंबर दिन शनिवार को इमली चट्टी होटल लिच्छवी में 12:30 बजे किया जाएगा। मौके पर रघुवंश कर्पूरी विचार मंच के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, शिक्षाविद राजीव रंजन, शिवशंकर पंडित, शशि सिंह, कामेश्वर सिंह, विकास साहनी, मनोज राम, वरुण दत्त राय सहित मंच के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य? 13 सितंबर को रघुवंश बाबू का पुण्यतिथि है, उसी उपलक्ष्य में कैसे कैसे क्या कार्यक्रम होगा उसके बारे में? कार्यक्रम 12:30 बजे से शुरू होगा। लिच्छवी विहार होटल है इमली चट्टी में, वहीं पे। कितने लोगों के आने की संभावना है वहाँ पे? वहाँ तो आएंगे, हमको लगता है कि 500 से ऊपर लोग आएंगे। क्या कोई इंतजाम वगैरह किए हैं आप लोग? वहाँ है, सभी लोग आएंगे। रघुवंश बाबू के ऊपर कुछ बातें होंगी, कुछ लोग बोलेंगे, उनको याद किया जाएगा। जीवनी पर ही प्रकाश डालेंगे। बिल्कुल, वही तो है। कार्यक्रम है कि स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री के पुण्यतिथि हम तमाम लोग मना रहे हैं। 12:30 बजे से लिच्छवी विहार होटल जो इमली चिट्टी मुजफ्फरपुर में स्थित है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि वैसे महामानव को याद करना और समाज में एक संदेश देना कि अगर राजनीतिक विचारधारा में शुद्धता है
तो उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी और अगली पीढ़ी उनके बारे में जाने, उनके मूल्यों को, उनके किए हुए कार्यों को समझे, इस उद्देश्य से उनके पुण्यतिथि को व्यापकता दी गई है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही तमाम राजनीतिक दलों की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल की सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुधवार को मुजफ्फरपुर के बरूराज विधानसभा के परोहा गांव स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में सत्यदेव महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक नंद कुमार राय ने सभी सदस्यों को पार्टी के लिए पूरी मजबूती से काम करने का निर्देश दिया। बैठक में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वे अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में बरूराज विधानसभा को सोचने का काम किया है। जाति भेदभाव से ऊपर उठकर जनता के दुख सुख में अपने उत्तरदायित्व को निभाने का काम किया है। नंद कुमार राय ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुकी है, अफसरशाही हावी है, किसान त्रस्त है, खाद बीज के लिए दौरा कर भाग रहे हैं, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। मौके पर सत्यदेव महतो, श्याम बाबू सिंह, उमा दुबे, अभिमन्यु पांडे समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरपुर पंचायत में झंडा जनार्दन से मुलाकात करने का भ्रमण हम कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं और लोगों की बात की जो समस्या है या उसके संबंध में अपना रख रहे हैं। मैं जहाँ तक होता है वहाँ तक मैं समस्या का समाधान करने का प्रयास भ्रमण किया गया। आज हरपुर पंचायत में गए हैं, हरियाणा गए हैं, हरपुर गए हैं और इस क्षेत्र में अभी और जाना ही है। अभी उसके क्रम में हम लोग यहाँ पर वहाँ मंदिर पर समस्या बता रही है, सबको बिल्कुल बता रही है। सब जगह तो लोग कह ही रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, नवरात्रि का त्योहार आने वाला है और इसमें डांडिया का उत्सव एक अनिवार्य हिस्सा होता है। नवरात्रि न केवल माता दुर्गा की पूजा का समय है, बल्कि ये सांस्कृतिक एकता और खुशी का प्रतीक भी है। इस साल शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। इस दौरान माता दुर्गा की पूजा आराधना के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर डांडिया कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। नवरात्रि में डांडिया और गरबा का नृत्य मां दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए युद्ध को प्रदर्शित करता है, जो इसे और भी खास बनाता है। इसी क्रम में आगामी 2 अक्टूबर 2025 को कलवार महिला मंच मुजफ्फरपुर के द्वारा अमर सिनेमा रोड स्थित मोनार्क गार्डन में डांडिया उत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। साथ ही बैनर का लोकार्पण किया गया। मौके पर अध्यक्ष सविता चौधरी, महामंत्री जूली चौधरी, कोषाध्यक्ष लवली जायसवाल, राजनंदिनी सहित मंच से जुड़े अन्य लोग मौजूद थे। ये डांडिया आयोजन कलवार महिला मंच की तरफ से हो रहा है। ये इसका 4था साल है और ये आपको अमर सिनेमा रोड में मोनार्क गार्डन है, वहाँ पर हो रहा है, जो शाम 4 बजे से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको मतलब जो भी होगा डांडिया में, और आप अपनी ऑर्गेनाइज करके अच्छे से ढंग से तैयार होके आएंगे। यहाँ पे आपको डांडिया में आपको डांडिया स्टिक भी मिलेगा पीयर टिकट पे, और आपको व्यंजन तरह तरह के मिलेंगे खाने के लिए। और यहाँ पर आप भरपूर मस्ती कीजिएगा, डीजे लाइट रहेंगे, हमारे ब्लॉगर रहेंगे और आपको अच्छे सिंगर म्यूजिशियन सब रहेंगे। आपको कहीं से भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक बार आकर के, जैसे 3 साल से आप हमारी संस्था को सेवा दे रहे हैं, तो हम लोग छोटे से उठ के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम चाहेंगे सभी शहरवासी से कि आप लोग इस बार भी हम लोग को अच्छा मौका दीजिए, ताकि नेक्स्ट ईयर भी इससे बड़ा हो सके। इसमें एंट्री के लिए क्या करना होगा? इसमें एंट्री के लिए आप हमारी कलवार महिला मंच के सभी सदस्य हैं और हमारे ब्लॉगर है, हमारे इन्फ्लुएंसर है और हमारे स्पॉन्सर है, सभी का आपको मिल जाएगा कॉन्टेक्ट नंबर, जिससे आप टिकट ले सकते हैं। टिकट लेना होगा? हाँ, इसके लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, तब आपको एंट्री मिलेगा। यहाँ पर 2 अक्टूबर को हम लोग डांडिया प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत ही भव्य तरीके से कर रहे हैं। उसमें सभी स्पॉन्सर सब आ रहे हैं और हम लोग अपना डांडिया के लिए टिकट रखे हैं। टिकट में है कपल है और सिंगल भी है। इसमें एंट्री लेने के लिए क्या करना है?
एंट्री लेने के लिए हम लोग टिकट लेंगे लोग, तभी वो एंट्री पास मिलेगा। कपल टिकट है और सिंगल टिकट यहाँ पे है। हम लोग खाने पीने का बहुत अच्छा सा, हाँ, डीजे है और डांडिया है, बहुत अच्छा से, बहुत सुंदर से स्टॉल सब लगेगा। सर्वोदय ग्राम खादी परिसर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ के तीसरे दिन श्रोताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कथावाचक छोटे बापू ने भक्त प्रहलाद की अद्भुत भक्ति और भगवान नरसिंह अवतार का मार्मिक प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि सच्चे भक्त को कोई भी संकट विचलित नहीं कर सकता। अहंकार का अंत निश्चित है और भक्ति ही जीवन को कल्याण की ओर ले जाती है। इस दिन कथा में श्री परीक्षित और कलयुग संवाद का प्रसंग भी हुआ। छोटे बापू ने बताया कि कलयुग में केवल भगवान के नाम स्मरण से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत कथा आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। भक्ति भाव से सराबोर वातावरण में नरसिंह भगवान के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। खादी ग्रामोद्योग मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि भागवत कथा आयोजन से पूरा वातावरण शुद्ध और पावन हो गया है। श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिन है और छोटे बापू जी के कथा आयोजन में भारी संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं और कथा श्रवण कर उसका लाभ ले रहे हैं। धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जो बापूजी का आशीर्वचन है उसको लोग अनुग्रहित कर रहे हैं। पूरा खादी परिवार लगा हुआ है। हाँ, उसमें पूरा खादी परिवार जोर शोर से भाव भक्ति में लगा हुआ है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर।